कि इसी जुलाई अगस्त सितंबर में दिखाई देती हैं। अगर समय से हम निगरानी किसान भाई इसको देखें और उस बीमारी को पहचान लेता है तो निश्चित रूप से समय रहते उसको बचा सकता है। और बीमारी जब बच जाएगी, गन्ने की ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा होगा। यदि गन्ने की ग्रोथ होगी तो निश्चित रूप से आगे आने वाले में प्रतिफल के रूप में आपको उपज की लाभ प्राप्ति होगी। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारी है उसकी चर्चा हम करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे प्रमुख बीमारी जो कि मानसून काल में आता है, पुक्का बोइंग बीमारी होती है। जैसे कि डॉक्टर पाठक जी भी रूबरू हुए थे इस पुक्का बोइंग बीमारी के साथ आपके साथ। पुक्का बोइंग एक ऐसी बीमारी है जो कि बरसात काल में बहुतायत मात्रा में दिखती है। लक्षण अभी हम दिखाएंगे, उसके लक्षण कैसे कैसे होते हैं। थोड़ा सा प्रस्तावना आपके बीच में रखता हूँ। ये जो पुक्का बोइंग रोग है ये फफूंद जनित रोग होता है जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे फ्यूजेरियम की जातियां होती है, जैसे फ्यूजेरियम सैकराई की वजह से भी हो सकता है, मोल्निफॉर्मी की वजह से होता है। बहुत सारी ऐसी इसकी स्पीसीज होती हैं जिसकी वजह से पुक्का बोइंग बीमारी गन्ने के पौधे पे आता है। और ये बीमारी प्रमुख रूप से गन्ने की पत्तियों पे दिखाई देता है। ये गन्ने के तने में लगने वाली बीमारी नहीं है, ये फोलियर डिजीज होता है जो कि वायु के संचार से एक जगह से दूसरे जगह ये फैल जाता है। और पत्तियों के जो ग्रीन हिस्सा होता है तने से जुड़ा होता है। मैं लक्षण के बारे में दिखाऊंगा, किसान भाई इसको देखेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये बीमारी किस हिस्से से शुरू होके और कैसे पूरे पौधे को नष्ट करता है। और ये लक्षण अगर किसान भाई एक बार देख ले तो निश्चित रूप से, क्योंकि किसान भाई पुक्का बोइंग बीमारी और चोटी बेधक में कहीं कहीं से भ्रमित हो जाता है। और चोटी बेधक और पुक्का बोइंग का रोग में अंतर न समझने की वजह से उचित दवा का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिससे कि चोटी बेधक कीट का भी प्रकोप से बच नहीं सकता और बीमारी भी नहीं कम हो सकता। तो इस तरह से लक्षण कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा मैं आपको बता देता हूं। किसान भाई देखें, इस तरह से अगर को 0238 से या कोई भी अन्य किस्म है तो उसमें पुक्का बोइंग की शुरुआत कहां से होगी। ये जो गन्ने का तना यहां से है ऊपरी हिस्सा, और यहां से जो पत्ती इससे निचला हिस्से से जुड़ी हुई है जो कि लीफ सीध कहा जाता है, इससे जो निचला हिस्सा है ये पत्ती जुड़ी हुई है। आप देखोगे यहाँ पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और ये सफेद धब्बे सिकुड़न के साथ आते हैं। आप देखें निचले हिस्से से नीचे पत्तियां सिकुड़ने लगती है। ये भी पहला लक्षण है। ये देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पत्तियां सिकुड़ने लगती है। ये पहला प्रथम लक्षण है। पत्तियां किनारे से जो ब्लेड होती है पत्तियों की, यहाँ से सिकुड़न शुरू हो जाती है और सिकुड़न शुरू होने के बाद पत्तियों पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसान भाई इसको बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। ऊपर भी किसान भाई इसको देखें, यहाँ भी पत्तियां एक दूसरे से उलझ गई हैं, सिकुड़न के साथ एक दूसरे से उलझ गई हैं। ऊपर की तरफ धीरे धीरे सारी पत्तियां उलझ जाती हैं। कभी कभी लक्षण तो ऐसे आते हैं कि सारी पत्तियां एक दूसरे से उलझ के एक नुकीली आकार की हो जाती हैं। और इस तरह से लक्षण अगर दिखाई देता है आपके खेतों में, निश्चित रूप से ये पुक्का बोइंग के लक्षण होते हैं, पुक्का बोइंग बीमारी के लक्षण होते हैं। और इस तरह से आप देखें लक्षण ऐसा नहीं कि एक जगह आएगा, और ये सबसे पहले लक्षण निचले पत्ती पे आया और उसका जब उचित प्रबंधन हम नहीं करेंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इसके ऊपर के पत्ती पाया तो इससे ज्यादा ऊपर आपतन आया हुआ है। और इससे ऊपर हम जैसे बढ़ेंगे ये सारे इन्फेक्शन ऊपर बढ़ते गए और आप यहाँ देखेंगे कि आखिरी में यहाँ पत्तियां सिकुड़ गई हैं और धीरे धीरे इन पत्तियों की लंबाई छोटी होती जाती है। आप देखें बहुत ही अच्छा उदाहरण है। नीचे से बीमारी शुरू हुई, यहाँ पे पत्तियों की लंबाई पूरी है और धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी ऊपर जा रही है इसकी पत्ती की लंबाई छोटी, और जैसे और ऊपर जाता है इसका इन्फेक्शन और ऊपर फैलता है, इन पत्तियों की लंबाई छोटी होती जाती है और धीरे धीरे ये पत्तियां धीरे धीरे गल के खत्म हो जाती हैं। किसान भाइयों को बता दूं कि इस पुक्का बोइंग में 3 चरण होते हैं। ये तो प्रारंभिक प्रथम चरण है जिसे हम क्लोरोटिक स्टेज प्रथम कहते हैं, जिसे क्लोरोटिक स्टेज फर्स्ट कहते हैं, जिसमें पत्तियों में रोग का इनिशिएशन होता है, रोग की शुरुआत होती है। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाएगा ये पत्ती गल के सड़ जाएगी। अभी मैं दूसरा चरण भी दिखाता हूं कि दूसरा चरण कैसे आता है, तीसरा चरण कैसे आता है, चौथा चरण कैसे आता है। इसमें एक नाइफ कट आता है जो कि सबसे आखिरी चरण होता है। और जब गन्ने में गन्ने का विकास होना शुरू हो जाता है नीचे से, जैसे तने का विकास शुरू होता है तो इसमें भी इन्फेक्शन फैल जाता है। इसकी वजह से इसकी गांठें, इसकी पोरियां छोटी छोटी हो जाती हैं। सामान्यतः ये अक्टूबर में दिखाई देता है।
जैसे ही हमारी बरसात काल खत्म होगी, इन्फेक्शन के बाद वो इन्फेक्शन नीचे की तरफ जाता है और उसकी पोरियां छोटी छोटी दिखाई देगी और उस पे तने के ऊपर कटे हुए चाकू से कटे हुए निशान दिखाई देंगे। इसलिए इसका नामकरण नाइफ कट स्टेज कहा जाता है। पोका पॉइंट की ही स्टेज है और नाइफ कट स्टेज से किसी भी इकोनॉमिक लॉस ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेज निकल जाती है, जिसकी वजह से उसमें पोका पॉइंट की वजह से आर्थिक नुकसान नहीं होता है। आर्थिक नुकसान होने का समय यही है, यदि किसान भाई समय रहते इस पे हम नियंत्रण कर लें, इस पे प्रबंधन कर लें, दवाओं का इस्तेमाल कर लें, तो निश्चित रूप से पोका पॉइंट का हम प्रबंधन के थ्रू कंट्रोल कर ले जाता है, इसको नियंत्रित कर लेंगे और गन्ना बढ़वार काल में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें तो इसका जो दूसरा स्टेज होता है, दूसरे स्टेज में आप देखें, यहां पे पोका पॉइंट का एक दूसरा लक्षण मैं दिखा रहा हूं। यहां दूसरे लक्षण में पत्तियां एक दूसरे से उलझ गई हैं और ये भी पोका पॉइंट का लक्षण है। ऐसा नहीं, ये किसी अन्य बीमारी का लक्षण है, पोका पॉइंट का लक्षण है। और धीरे धीरे यहां से ये पत्ती सड़ के नीचे की तरफ गिर जाएगी और पूरा का पूरा पत्ती नीचे की तरफ गिर जाएगा, जैसा कि ये लक्षण के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तरह के लक्षण देखिए, पूरा अगोला झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे हाँ, जैसे ये मैंने बताया कि जैसे जैसे बीमारी बढ़ेगी वैसे से पत्तियां सड़ने शुरू हो जाएंगे और सड़ने के बाद ये पत्तियां फट जाती हैं और फटने के साथ ये नीचे गिर जाएंगे और सारी की सारी पत्तियां समाप्त होने लगती हैं। आप देखें, ऊपर की पत्तियां सारी समाप्त हो गई और इस तरह से झुलस जाता है पूरा का पूरा पत्ती। पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियों के जो फोलिएज पार्ट होता है ये सारे खत्म हो जाएंगे और पूरा का पूरा पौधा एक भाले के आकार का नुकीला पार्ट बना रहता है। ये स्टेज, इस स्टेज को कहते हैं एक्यूट फेज और ये टॉप राट स्टेज होता है, जिसे एक्यूट फेज के रूप में जाना जाता है। ऊपर का हिस्सा नुकीला हो जाता है और नुकीले होने के साथ साथ पूरी पत्ती गल के नीचे गिर जाती है। इस अवस्था में अगर हम नियंत्रित नहीं करते इस बीमारी को तो पौधे को इकोनॉमिक लॉस ज्यादातर दिखाई देगा और ज्यादातर हो जाता है। अगर इस स्टेज को हम छोड़ देते हैं तो इसके निचले हिस्से पे जो भी गांठों में आंख बनी रहती है वो सारे आंख में जमा हो जाता है, फुटा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे स्प्राउट हो जाएंगे। पूरे के पूरे गन्ने में स्प्राउट हो जाता है और गन्ना की उपज, गन्ना प्रभावित हो जाता है, पूरी तरह से गन्ना प्रभावित हो जाता है। इसलिए पोका बोइंग बीमारी आने के पहले हर किसान भाई के खेतों पे पोका बोइंग बीमारी दिख रही है तो इस तरह से लक्षण डॉक्टर पाठक जी आते हैं। चाहे हम क्लोरेटिक स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं तो ये समय जून के आखिरी सप्ताह में आता है और ये गन्ने की समय सारणी की बात करें, किस पौधे में ज्यादातर आता है और किस पौधे में कम आता है, तो अगर हम ऑटम गन्ने की शरद ऋतु की गन्ने की बुआई हम करते हैं, उस पौधे में बीमारी पहले आ जाती है, जुलाई से पहले। कहने का मतलब कि जब हमारा गन्ने का फोलिएज बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा होता है और ऑटम में, ये जून में पर्याप्त फोलिएज, शरद काल का जो गन्ना होता है पर्याप्त विकास हो जाता है, तो ये बीमारी जून माह में भी दिखाई देता है। ऑटम क्रॉप में, रैटून क्रॉप में भी दिखाई देता है लेकिन कम दिखाई देता है। इस तरह से स्प्रिंग, जो कि बसंत काल में हम गन्ने की बुआई करते हैं, उस गन्ने में बीमारी जुलाई, अगस्त, सितंबर में ज्यादातर दिखाई देती है। इस तरह हम अगर यूं कहें तो रैटून में थोड़ा कम दिखाई देगा, उसके बाद शरद काल में कम दिखाई देता है, उसके बाद बसंत काल में दिखाई देता है। अगर बसंत काल के बाद जो लेट बुआई अगर करते हैं तो उसमें भी पोका बोइंग के लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए इससे बचाव के लिए निश्चित रूप से जून से ही थोड़ा सा आपको अवेयर होना पड़ेगा। अगर जून से हम इस बीमारी से बचने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इस पोका बोइंग बीमारी से बचाव ले जाएंगे। और जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो गन्ने का पड़वार काल है, अगर हम 2-3 स्प्रे करेंगे, कौन कौन सी दवाओं का स्प्रे करेंगे उसकी चर्चा निश्चित रूप से करेंगे। अभी हम लोग उस पर थोड़ा सा और हम नियंत्रण की चर्चा अभी हम करेंगे। एक चीज और डॉक्टर साहब ये है कि किसान भाइयों का ये मानना है कि साहब ये जो गन्ने की किस्में हैं, जिन किस्मों की पत्तियां चौड़ी होती हैं उसमें ये ज्यादा लगता है, हाँ, और जिनकी पत्तियां पतली होती हैं, नैरो लीफ जो होती है, उसमें कम लगता है। ऐसा भी कुछ है क्या कि? बिल्कुल, आप ये चर्चा के दौरान क्या, ये हम लोग मैंने वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में भी देखा है, क्योंकि ये फंगस फोलियर डिजीज है। वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ये संचार होता है, इसका माइग्रेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। जब ये चौड़ी पत्ती है, ये आपका CO0238 किस्म है, चौड़ी पत्ती में क्या होता है कि वायु के संचार, वायु के ट्रांसमिशन के द्वारा जो स्पोर होते हैं, फ्यूजिलियन के छोटे छोटे स्पोर, एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे आके रुक जाते हैं। कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें जो कि आर्थिक रूप से भी सस्ता हो किसान भाइयों को
और ये बीमारी का नियंत्रण भी, बीमारी का प्रबंधन भी बड़ी आसानी से कर सकता है। अगर इस बीमारी के कंट्रोल की बात करें, अगर इसके प्रबंधन की बात करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक सस्ती दवा है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर हम दर की बात करता हूं तो लगभग 200 के आसपास प्रति किलोग्राम इसकी दर होती है। इसका छिड़काव हम कर सकते हैं। अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के हम सांद्रता की बात करें कि किस सांद्रता में छिड़काव करनी चाहिए, तो 0.2% का घोल बनाना चाहिए। किसान भाइयों की भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो 2 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ अगर हम घोल बना लेते हैं अपने टंकी में, अगर टंकी 15 लीटर का होता है तो 15 लीटर पानी में 30 ग्राम दवा डालना है और डालने के बाद उसको स्प्रे कर दें। जो भी गन्ना, एक समस्या है किसान भाइयों के बीच में आता है कि इस समय गन्ने की जो पैदावार होती है लगभग 6 फीट के आसपास हो जाता है, तो गन्ने में घुसना बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसी दशा में ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रे होते हैं, पावर स्प्रे हम जिसे कहते हैं, पावर स्प्रे अगर कहीं जहां पे द्रोण की अगर व्यवस्था है, द्रोण स्प्रे की व्यवस्था है तो द्रोण के माध्यम से, या पावर स्प्रे लगभग सभी किसान भाइयों के आसपास मिल सकता है, या समिति के माध्यम में मिल सकता है, या आसपास अपने पड़ोसी किसान के माध्यम से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अपने खेतों में कम से कम 2 बार अवश्य करना चाहिए। 15 दिन के अंतराल पे यदि अपने खेतों में पोका बोइंग के बचाव के लिए 2 स्प्रे करता है तो निश्चित रूप से पोका बोइंग की बीमारी समाप्त हो जाती है। अगर इसके विकल्प की बात करते हैं कि इसके अलावा कुछ अन्य दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम के अलावा कार्बेंडाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 50% WP में आता है और इसकी सांद्रता की अगर मैं बात करूं तो सांद्रता 0.1% का घोल बनाया जाता है। और इसको पानी की भाषा में अगर मैं बात करूं, बहुत सरल भाषा में बोलता हूं, तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के साथ हम घोल बना लेंगे। अगर 15 लीटर की टंकी की मैं बात करूं तो 15 लीटर टंकी में 15 ग्राम दवा के साथ घोल बना के स्प्रे कर सकता है। किसान भाइयों को और सरल भाषा में बताने के लिए, अगर एकड़ में हम बात करें कि 1 एकड़ में कितनी दवा पड़नी चाहिए, ये तो निर्भर होता है कि